और चलिए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के भारी विरोध के बीच कृषि से संबंधित 2 बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। विपक्षी दलों के विरोधों के बीच कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 लोकसभा में पास हो चुके हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसका समय तय होता है। 1 महीना या 20 दिन समर्थन मूल्य पर खरीद हो गई, उसके बाद किसान की गारंटी कौन लेता है? उसके बाद भी तो उसका उत्पादन बचा रहता है, उसको वो मंडी में आकर बेचता है। जब हमने ये बात कही है कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, तो किसी मंडी वाले व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। लोकसभा में बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे कि उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था भी बनी रहेगी। यह विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अध्यादेश ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं, किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। वहीं सूरत से बीजेपी की दर्शना जरदोश सांसद ने कृषि सुधार बिल पास होने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को सलाम किया, जो संसद में अपने जन्मदिन पर देर रात 10 बजे किसान उत्पादक व्यापार और वाणिज्य विधेयक पारित करने के लिए मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे और सुबह 10 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए वे रवाना होंगे। 11 बजे फसल बीमा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। करीब 12:30 बजे माधवनगर में कोविड अस्पताल में 20 बिस्तर के आईसीयू का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वे भोपाल वापस आने वाले हैं। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं इसी मसले पर। पूजा, मुख्यमंत्री जा रहे हैं उज्जैन, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा, सौगात तो देंगे ही, एक क्लिक के जरिए रकम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो आईसीयू के बिस्तरों की संख्या उसको बढ़ाने की दरकार है और इसी को लेकर 20 बिस्तरों का जो एक बनाया गया है उज्जैन में, वहाँ उसका वे लोकार्पण करेंगे
और ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि कोरोना का काल जो है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का सीधा सीधा फोकस जनहित के लिए है और तमाम अभी जो स्थिति लग रही है, दो मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा से उठते आए हैं और खासकर बात करें कोरोना काल की तो बिस्तरों की कमी के बाद सीएम ने ये निर्णय लिया है कि धीरे धीरे प्रदेश में सुविधा बढ़ाई जाएगी। जिस तरीके से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, उनको सुविधा मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता और उसको लेकर के काफी फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं सीएम। और तो वहीं किसानों के लिए भी जो अन्नदाता हैं उन्हें राहत भरी सौगात देने वाले हैं आज, क्योंकि एक क्लिक में जो बीमा फसल की रकम होती है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यकीनन जो उज्जैन वासी हैं आज उनके लिए खुशियों भरा दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एक सुविधा भी मिलने वाली है कि प्रदेश उनके जिले में 20 बिस्तरों का बेड की सुविधा मिलने वाली है। सीएम खुद इसका लोकार्पण करेंगे। तो वहीं जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उन्हें भी एक राहत भरी सौगात मिलेगी कि अब तक जो उनकी बीमा फसल की राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई थी उनके खाते में, वो भी सिंगल क्लिक से सीएम आज उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भी उन्होंने मंथन किया था, कई बैठकें की। संघ प्रमुख ने कोरोना काल में वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के सेवा कार्यों की समीक्षा की है। 2 दिन के मंथन में पहले दिन सेवा कार्यों की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में वीएचपी ने 150 सेवा स्थान बनाए, 85,062 लोगों को सूखा राशन वितरित किया गया, 257 जगहों पर सैनिटाइजर का वितरण किया गया और कुल 13,42,612 लोगों तक मदद पहुंचाई गई। 6,33,024 भोजन के पैकेट, 42,632 मास्क बांटे गए। वहीं 575 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जबकि हेल्पलाइन के जरिए 11,648 लोगों की भी मदद की गई और 1,71,985 सेवाएं भी जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई है। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पूजा, पहले 2 दिनों का ये दौरा है संघ प्रमुख का। पहला दिन प्रेजेंटेशन हुआ, बताया गया कि कोरोना काल में किस तरीके से सेवा के कार्य किए गए। आज दूसरा दिन है, क्या आज होने वाला है? बिल्कुल, देखिए पहले दिन पूरे आंकड़े पेश किए कि अब तक संघ ने क्या कुछ काम किए हैं कोरोना महामारी के बीच। उनने किस तरीके से लोगों की मदद की है, कितने हेल्प डेस्क खोले हैं, कितने फूड पैकेट्स बांटे हैं, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का ब्यौरा पेश किया गया। आज दूसरा दिन है, ये भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। पहले तो समीक्षा की जाएगी कि कोरोना में आगे क्या करना है, इसकी स्ट्रैटेजी तैयार की जाए, क्योंकि अब तक जो काम हो चुके हैं वो तो अच्छे रहे, लेकिन आगे भी इस काम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, इस बात की प्लानिंग पूरी तैयार की जाएगी। और उसके बाद जो उपचुनाव होने वाले हैं वो भी काफी अहम माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि मोहन भागवत का जो दौरा है वो उपचुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम भूमिका रखता है अपनी, क्योंकि संघ बहुत लीडिंग फैक्टर में है और किस तरीके से आगे उपचुनाव को लेकर के प्लानिंग करनी है, कैसे जनता का विश्वास जीतना है, इसमें भी हमेशा से संघ आगे रहा है, तत्परता से सामने आया है। और अब कोरोना के संकट काल के बीच लोगों के दिल में किस तरीके से उतरना है, उन तक सेवा भाव कैसे उन संघ का पहुंचे, ये पर प्लानिंग करना है। तो तमाम ऐसे 2 एजेंडे हैं जिन पे आज संघ फोकस कर सकता है। पहला ये कि समीक्षा करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचना कि आगे जो लोग हैं उनकी कोरोना संकट काल में किस तरीके से मदद करना है, क्या कुछ सुविधाओं का अभाव उन तक है जो अब तक उन्हें मुहैया नहीं हो सका है, उसको उन तक पहुंचाना। और इसके साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें क्या अहम भूमिका निभाता है संघ, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता है और लोगों को किस तरीके से कन्विंस करने में कहीं कहीं अपनी रोल निभाता है कि किस तरीके से बताए वो अपने कि क्या उन्हें हित रहेगा अगर वो बीजेपी की सरकार को चुनते हैं तो। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए। और बात अगली खबर की कर रहे हैं। सागर में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ से बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने मुलाकात की है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक पारुल साहू पहले से नाराज चल रही थी और ये कांग्रेस में अब शामिल हो सकती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सागर के सुर्खी विधानसभा सीट पर कांग्रेस से टिकट भी मांगा गया, ये सूत्र बता रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ
कांग्रेस की ये उम्मीदवार हो सकती हैं पारुल साहू। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस की सदस्यता वो ले सकती हैं। कमलनाथ से मुलाकात के बाद कांग्रेस में पारुल साहू शामिल होंगी, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है भोपाल से, उनसे बात करते हैं। पूजा, एक बड़ा झटका, वाकई में बहुत बड़ा झटका, पहले से नाराज चल रही थी और अगर आज कांग्रेस की सदस्यता ले लेती हैं तो बीजेपी के लिए वाकई में बहुत चौंकाने वाली खबर होगी। ये बात अगर पारुल साहू की करते हैं तो हमेशा से वो एक जिताऊ चेहरा रही हैं। सुर्खी विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर पारुल साहू का एक अपना वर्चस्व रहा है। और बात अगर 2013 की करते हैं तो गोविंद सिंह राजपूत के अगेंस्ट ये खड़ी हुई थी बीजेपी से, और तब गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे, तब भी इन्होंने भारी वोटों से शिकस्त दी थी गोविंद सिंह राजपूत को। अब जब अनाउंसमेंट हो गया है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है इस सीट पर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अब ये लग रहा है, क्योंकि उसे भी अपना चेहरा उतारना है ऐसा जो जनता का विश्वास जीत सके। और पारुल साहू एक ऐसा चेहरा है जो अपने क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ रखती हैं और क्षेत्र की जनता भी उनसे खासा प्रभावित रहती है। ऐसे में पहले से ही उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी थी और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ेगा। और अब जब टिकट सुर्खी विधानसभा सीट से गोविंद सिंह राजपूत के लिए अनाउंस कर दिया गया है, ऐसे में यकीनन जो रूठे हुए नेता हैं वो अब तलाश रहे हैं कि खुद का अस्तित्व किस तरीके से बरकरार रखें, क्योंकि अब तक उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, जनता का भरोसा भी उनके साथ है। ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के साथ वो अब अपना साथ निभाएंगी और इसके साथ ही आज वो सदस्यता भी लेती हुई नजर आएंगी। और उन्होंने मांग भी की है कि अगर सदस्यता लेती हैं और कांग्रेस में वो जाती हैं तो उनको टिकट उनकी सीट से दिया जाए। इसकी तस्वीरें भी कल सामने आई थी जब वो पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात कर रही थी, और आज ऐसा काम माना जा रहा है कि वो सदस्यता भी ले लेंगी। जी, ये खबर सामने आने के बाद जरूर बीजेपी के खेमे में कुछ हलचल सी जरूर मच गई होगी और भी तलाशा जा रहा होगा कि ऐसे कौन से संभावित चेहरे हैं जो पाला बदलने का मूड बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका पूजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवगठित जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को आज 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 208 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। इनमें से 84 करोड़ 10 लाख रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण होना है, जबकि 248 करोड़ 78 लाख रुपए के 179 कार्यों का भूमि पूजन होना है। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे। और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ममता, एक बड़ी सौगात मिलने वाली है गौरेला, पेंड्रा और मरवाही को, और कह सकते हैं कि हालांकि अभी तारीखें तो कहीं सामने नहीं आई हैं, लेकिन उपचुनाव भी यहाँ पर होना है, सभी चीज़ों को ध्यान में भी रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 332 करोड़ की जो सौगात है वो देंगे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को, और मुख्यमंत्री निवास से 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शिलान्यास होगा। और दूसरी बात ये है कि ये ज़रूर है कि तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो चुनाव को लेकर काफ़ी पहले से तैयारियां हो गई हैं। और जब जो अजीत जोगी हैं उनकी मृत्यु हुई उसके बाद से लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर उस इलाके में डटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरह से जयसिंह अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है तो वो चौपाल जो लगाकर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मोहन मरकाम लगातार दौरे कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विपक्ष भी बीजेपी जो है और जनता कांग्रेस जो है वो भी वहाँ पर डटी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसे चुनावी तैयारी जो है, चुनाव के पहले की तैयारी भी कहा जा सकता है। और ये ज़रूर है कि इससे जो पूरा एक इलाका है, जो 332 करोड़ की जो सौगात दी जा रही है, उससे वहाँ की जो जनता है उसको काफ़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, वहाँ की जनता को काफ़ी राहत मिलने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है, या कहें कि सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में 3,809 नए मरीज मिले हैं। और रायपुर की बात की जाए तो यहां पर संख्या एक बार फिर से बड़ी सामने आई है। 1100 संख्या हो गई, 1100 पार मरीज हो गए।
1109 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 17 लोगों की जान भी चली गई पूरे प्रदेश में और रिकॉर्ड 2019 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही उम्मीद जता रहे थे कि जो मरीज संक्रमित हुए उनके डिस्चार्ज होने की जब संख्या सामने आएगी तो बड़ी संख्या में डिस्चार्ज भी होंगे। एक्टिव मरीजों की संख्या 36,036 है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 77,775 है और अब तक 628 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब तक 41,111 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। और इधर वन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा पहुंचे थे। एमपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए आदिवासी झाम सिंह के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। इसके साथ ही कहा कि वह आखिरी दम तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मृतक के परिजनों ने वन मंत्री से सरकारी नौकरी की भी मांग की तो मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जाँच होनी चाहिए। वन मंत्री ने खुद और राज्यपाल ने भी एमपी सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब संतोषजनक नहीं आया है। हालांकि मामले में 302 का मामला दर्ज कर लिया गया। कवर्धा पहुंचे मोहम्मद अकबर ने पौनी पसारी वर्ग को आर्थिक मदद के रूप में 5-5 हज़ार रुपए की सहायता राशि भी दी। झाम सिंह की हत्या हुई थी, उसके बारे में लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाया। पूरा आदिवासी समाज बेहद आक्रोशित था। मैंने 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उसके बाद 2 बार मैंने वहाँ के गृह मंत्री जी को पत्र लिखा। कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राज्यपाल महोदय से मैंने मोबाइल के जरिए बातचीत की। उनको सारी स्थिति की जानकारी दी जो हमने जिला स्तर पर जांच रिपोर्ट एसडीएम के द्वारा की गई थी, उसकी जानकारी दी, उसकी प्रति भेजी और जो 2 पत्र हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री जी को लिखा था वो पूरी प्रतियाँ भेजकर हमने निवेदन किया कि भाई झाम सिंह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, किसी गतिविधि में कभी वो संलग्न नहीं पाया गया और मध्य प्रदेश में उसको मार दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदया ने आश्वासन दिया था कि मैं इस बारे में मध्य प्रदेश के गवर्नर से बात करूंगी। उन्होंने बात भी किया, पत्र भी लिखा और परिणाम अभी सामने आया है कि 302 का मुकदमा दर्ज। कोंडागांव से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक दुर्घटना पेश आई है। बोलेरो ने एक बाइक को टक्कर मार दी और बाइक पर 4 लोग सवार थे और 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद बोलेरो भी पलट गई और बोलेरो का चालक भी घायल हुआ है। आपको बताएं कि बोलेरो में भी दूध मुँहे बच्चे समेत 6 लोग सवार थे और घायलों को अब जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज शुरू कर दिया गया है। बनिया गांव के पास नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा पेश आया है। बाइक पर 4 लोग जा रहे थे और बोलेरो वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बोलेरो में 6 लोग सवार थे, जख्मी हुए हैं। ड्राइवर को भी चोट आई है। बोलेरो वाहन जो है वो पलट गया इस दौरान।